नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा चल रहा है? ध्यान है, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। तो ऐसे आइसोमर्स जिनके संरचना सूत्र समान होते हैं लेकिन एटम्स और ग्रुप्स का जो 3D अरेंजमेंट है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और उनका ये फिनोमेनन क्या कहलाएगा? स्टीरियो आइसोमरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। अब कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं? तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो बिना किसी बंध को तोड़े एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी एक दूसरे में अंतर परिवर्तित किए जा सकते हैं, हम उन्हें कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स को सेपरेट करना यानी अलग अलग फॉर्म्स में प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे ये अपने पास ईथेन है और ईथेन का मैंने यहां पे ड्रॉ किया है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। कौन सा कन्फर्मेशन? स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। और ये स्टेगर्ड कन्फर्मेशन किसमें इंटरकन्वर्ट हो सकता है? एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अर्थात ये दोनों कन्फर्मर्स एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन यदि हम इन दोनों की प्रतिशतता देखें तो इन दोनों में से जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है वो अधिक स्थायी होने के कारण ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। क्यों? कि इसमें जो CH बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के सामने हैं, ये वाले। अब जब दो सिग्मा बॉन्ड्स एक दूसरे के ठीक सामने हो और पास पास में हो, जैसे इस कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड, तो उनकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करती हैं। इस प्रतिकर्षण के कारण इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रतिकर्षण है वो इस स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के सामने पड़ोस वाले कार्बन एटम पे सिग्मा बॉन्ड नहीं आता है। इसलिए कौन से कन्फर्मेशन की मात्रा क्या मिलेगी अपने को? ज्यादा मिलेगी। किसकी? स्टेगर्ड वाले की। क्यों? इसका स्थायित्व ज्यादा है। स्थायित्व ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड के सामने सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इस कारण से इसमें रिपल्सन वाली स्थिति नहीं आती है, जबकि इसमें क्या आ जाएगी अपने पास? रिपल्सन वाली स्थिति आ जाती है। क्योंकि ये एक दूसरे में, ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हम रोटामर्स भी कहते हैं या रोटेशनल आइसोमर्स। अर्थात ये एक दूसरे के क्या हैं? रोटामर्स भी हैं। स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन किसके हैं? ये ईथेन के हैं अपने पास, यानी ये एक दूसरे में क्या होते रहेंगे? इंटरकन्वर्ट। जैसे जैसे अपने पास टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे इसकी मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा कम होती जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि इसकी मात्रा 50% से क्या हो जाए? कम हो जाए। कम से कम ये 50% रहेगा, और 50% से इसकी अधिक मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये जहां पर भी रखे हुए हैं, यानी ईथेन जहां पर भी है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब अपन बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स की। कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं
जो बिना बंध के तोड़े एक दूसरे में रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं और हम इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। अर्थात कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कन्फर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब जो कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स हैं इनको दो भागों में बांट रखा है, एनेंटियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स। तो सिंपल सी परिभाषा मैं इसकी दूं, एनेंटियोमर्स ऐसे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन यदि उनको सुपर इंपोज किया जाए तो वो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स ऐसे कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो न तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं न ही एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो हमेशा कायरल होते हैं। कायरल का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि उसके मिरर इमेज पे सुपर इंपोज किया जाए, सुपर इंपोज नहीं होता है तो वो कायरल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो सभी एनेंटियोमर्स कैसे होते हैं? कायरल होते हैं। लेकिन जो डाइस्टीरियोमर्स हैं वो कायरल हो भी सकते हैं और कायरल नहीं भी हो सकते। अब एनेंटियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स की अपन एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एनेंटियोमर्स के एग्जांपल देखते हैं अपन। ये अपने पास लैक्टिक एसिड है, और अब हम इसका मिरर इमेज बना देते हैं यहां। ये इसका मिरर इमेज बना दिया हमने। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? देखो ये मिरर है अपने पास, दर्पण प्रतिबिंब है, और चारों ग्रुप्स जो जुड़े हुए वो अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हमें डाउट हो कि हो सकता है ये दोनों कंपाउंड सेम हो, तो आप मिरर इमेज पहचानने के लिए कि जो सुपर इंपोज नहीं होता है उसका सिंपल सा तरीका आप आरएस नोमेनक्लेचर कर लीजिए। तो जैसे अपन इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर लें, फिर इसका आरएस नोमेनक्लेचर कर लें। अगर दोनों का नाम सेम आता है तो दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। दोनों का नाम डिफरेंट आता है, एक का आर और एक का एस, तो समझ जाइए वो एक दूसरे के क्या है? एनेंटियोमर्स हैं। और यदि नया आर आ रहा है, नया एस आ रहा है, तो समझ जाइए वो आपस में एनेंटियोमर्स है ही नहीं, वो कायरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जरा इसका आरएस नोमेनक्लेचर में करता हूं। कार्बन इन्वॉल्व और प्रीलोग रूल्स अप्लाई करते हैं तो OH को प्रायोरिटी 1, COOH को प्रायोरिटी 2, CH3 को प्रायोरिटी 3, और अब हम देखते हैं कि कैसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और फोर्थ ग्रुप यदि पीछे हो तो समझ जाइए उसका नाम जो आ रहा है वही रहेगा, और क्या नाम रहेगा इसका एंटी क्लॉकवाइज वाली स्थिति में? S। अब जरा इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3, फोर्थ ग्रुप को पीछे रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, 2, 3 क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसका नाम क्या आ गया? R। अर्थात एक का नाम R है, एक का नाम S है, तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, क्योंकि सारे ग्रुप सेम है। ये भी ध्यान रखना है कि इधर S और इधर R आ गया तो हमेशा एनेंटियोमर नहीं होंगे। ये सारे ग्रुप जो हैं वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए अपने पास। तो ये आपस में क्या है? एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। और जो भी कोई एनेंटियोमरिज्म शो करता है वो हमेशा क्या होता है? कायरल कंपाउंड होता है। तो ये अपने पास एनेंटियोमर्स हो गए। हम एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जितने भी कॉन्फिगरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। किनको सेपरेट नहीं कर सकते थे अपन? अभी जो मैंने यहां पे हटा दिए यहां से, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब अपन बात करते हैं डाइस्टीरियोमर्स की। तो ये अपने पास मान लीजिए
सिस्ट्रीब्यूटिन है और ये अपने पास ट्रांसट्रीब्यूटिन है। तो सिस और ट्रांसट्रीब्यूटिन न तो एक दूसरे के मिरर इमेज है और न एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं बिना बंध के तोड़े। इसका मतलब क्या है, आपस में ये डाइस्टीरियोमर्स है और ये डाइस्टीरियोमर्स जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं अथवा इजेड नोमेनक्लेचर जिसमें अप्लाई हो सकता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहलाते हैं। अर्थात ये एक दूसरे के आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हैं और क्या है, डाइस्टीरियोमर्स भी हैं। तो ये अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो तो डाइस्टीरियोमर्स होते ही होते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल्स अपन देखते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड ले लेते हैं अपन। ये मीसोटार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड लेते हैं तो मीसोटार्ट्रिक एसिड है और एक और बना देता हूं मैं जो या तो डी टार्ट्रिक एसिड होगा या एल टार्ट्रिक एसिड होगा। हम इनको नाम दे देते हैं, एक को ए, एक को बी और एक को सी। अब जो ए है वो न तो बी का मिरर इमेज है और न ही सी का मिरर इमेज है। इसका मतलब ए और बी, ए और सी आपस में कैसे हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। लेकिन जो बी और सी है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है और इसमें दोनों में कैरल सेंटर है ही, प्रत्येक में दो दो, कोई प्लेन नहीं है, कोई इन्वर्जन सेंटर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैरल हो जाएंगे। तो बी और सी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। ए और बी क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। ए और सी क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स। हाँ, ये ए और बी एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। इसका मतलब है सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपस में डाइस्टीरियोमर्स भी होते हैं, लेकिन सभी डाइस्टीरियोमर्स जैसे ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, जरूरी नहीं कि वो डाइस्टीरियो आइसोमरिज्म शो करें ही। तो ये डाइस्टीरियोमर्स एनेंशियोमर्स की जानकारी थी, इधर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की जानकारी थी। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में इतना ही। धन्यवाद।